मैं और मेरा दोस्त एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वह पवित्र राज्य के महान मुक्तिदाता नायक के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया, पवित्र तलवार लिए हुए, जिसे लोग बहुत मानते थे। वहीं दूसरी ओर मैं एक कालकोठरी में सफेद बालों वाली छोटी कद काठी की महिला राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई। न केवल मेरी लंबाई घटकर सिर्फ 1.5 मीटर रह गई, बल्कि राक्षस राजा ने मुझे दीवार से सटाकर पकड़ रखा था और मुझसे एक छोटा राक्षस उत्तराधिकारी पैदा करने की मांग कर रहा था। काल कोठरी की भूल भुलैया में गहराई में बिल्ली के बच्चे जैसी सुस्त चीख के साथ एक ताबूत से गोरा, कोमल और छोटा सा पैर बाहर निकला। तुरंत ही मेरे दिमाग में ज्ञान का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर्फ शहर को तबाह करने वाला बहुत उच्च स्तरीय जादू ही नहीं, बल्कि ऐसी डार्क कॉम्बैट तकनीकें भी जिन्हें इतिहास में किसी भी राक्षस राजा ने कभी नहीं सीखा था। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल मेरे कंधों पर गिर रहे हैं। मेरे सामने जो कुछ भी था उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। अरे, क्या मैं दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेकर नहीं आई थी? मैं आखिर कहाँ हूँ? मैंने अपने छोटे मोटे अंगों को देखा और मेरी सांसें थम गईं। तो फुफकार, ये हाथ और पैर, ये इतने छोटे क्यों हैं? पिछले जन्म में मैं 20 साल का एक लड़का था। एक मिनट रुको, न केवल मेरा शरीर 1.6 मीटर से कम का हो गया है, बल्कि मेरी छाती भी भरी पूरी और उभरी हुई है। मैंने हैरानी से चारों ओर देखा। यहाँ तो घोर अंधेरा है। यह क्या बला है? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक नीचे कुछ ठंडा महसूस हुआ। रुको जरा, ठहरो, क्या यह स्कर्ट है? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। कांपते हुए मैंने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और स्कर्ट के नीचे टटोला। वहां कुछ भी नहीं था। मैंने बार बार टटोला। यह गायब हो गया है। मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह चीज गायब हो गई है। मेरा छोटा भाई गायब हो गया है। रुको, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देवी, क्या तुम अभी भी मेरी आवाजें सुन सकते हो? चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थीं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। अचानक पूरे तहखाने में हाड़ कंपा देने वाली ठंड फैल गई। मेरे गले से बिल्ली के बच्चे जैसी एक घबराई हुई चीख निकली। उस प्यारी सी आवाज पर शर्मिंदा होने से पहले ही अंधेरे में गहरे लाल रंग की रोशनी के दो घेरे चमक उठे। लड़ने की सहज प्रवृत्ति के कारण मैंने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बचाव की मुद्रा अपना ली। फिर भी मुझे खुद भी वह हरकत बहुत प्यारी और कोमल लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं ऊंची बच्चों जैसी आवाज में चिल्लाई, तुम कौन हो? दूर रहो। मेरे होठों से ये शब्द निकले ही थे कि आसपास का अंधेरा पूरी तरह छंट गया। शानदार काले लबादे में लिपटा एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसके चारों ओर डरावनी काली धुंध घूम रही थी और उससे मौत का ऐसा जबरदस्त आभा मंडल निकल रहा था कि कोई भी जीवित प्राणी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब मैं कांप रही थी तो उस आदमी ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। एस्मोडियस, दानव लोक का राजा, इस जमीन का भूतपूर्व और भावी शासक। मेरी आंखें डर से भर गईं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सीधे दानव राजा के पास पहुंच जाऊंगी, न केवल एक औरत बनकर, बल्कि एक सक्कबस दानवी बनकर। मेरे पीछे हिलती हुई दिल के आकार के सिरे वाली काली पूंछ इस बात की पुष्टि कर रही थी। इसी बीच दानव राजा एस्मोडियस एक एक कदम बढ़ाते हुए क्रिस्टल के ताबूत की ओर बढ़ा। उसके जबरदस्त प्रभाव के कारण मुझे पीछे हटना पड़ा और मैंने एक हाथ से दीवार का सहारा लिया। फिर अगले ही पल एस्मोडियस ने अचानक अपना हाथ उठाया। दिड्राम, उसकी मोटी शक्तिशाली हथेली मेरे सिर के ठीक बगल में दीवार पर जोर से लगी, जिससे मैं डर के मारे बुरी तरह कांप उठी। फिर उस ठंडी आवाज ने एक बार फिर कहा, सील तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए और अनंत युगों की बोरियत दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए एक प्राचीन निषिद्ध मंत्र का इस्तेमाल करते हुए कई दिन बिताए। एस्मोडियस ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। उसकी गर्म सांसें सीधे मेरे संवेदनशील कान के निचले हिस्से पर महसूस हुईं। इससे मेरे गाल गहरे लाल हो गए। अब से तुम सिर्फ मुंह मुंह की हो। मैं बुरी तरह घबरा गई। अभी अभी तो दूसरी दुनिया में आई थी और आते ही डेमन किंग की गुलाम बन गई। क्या वह सच में मेरे साथ वही करने वाला था? तभी डेमन किंग ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे टाला नहीं जा सकता था। मुंह, बात मानो। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। अगले ही शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। अभी मुंह के साथ एक बच्चे को जन्म दो। उसके इतना कहते ही उसके विशाल काले पंख फैल गए, जिससे रोशनी की आखिरी किरण भी छिप गई। उसके ठंडे होंठ मेरे होठों को छूने ही वाले थे, लेकिन उसी पल तुम्हारे साथ बच्चा कौन पैदा करना चाहेगा? शर्म ने मेरे डर पर काबू पा लिया। मैंने तुरंत हरकत की। मुझे अपनी आंखों से एक शानदार बैंगनी रोशनी निकलती हुई महसूस हुई और मेरे होठों से अपने आप एक काला मंत्र निकला। 8 सर्कल मैजिक, वॉइड फ्लेयर। काल कोठरी में बैंगनी काली लपटें भड़क उठीं। मर जा ओ घटिया इंसान। एक जबरदस्त शॉक वेव ने एस्मोडियस को पीछे की ओर फेंक दिया, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकी। मैंने लगातार हमला जारी रखा। पीछे की ओर उछलकर मैंने हमलों की बौछार कर दी। शैडो स्पीयर, कोरोसिव पॉइजन मिस्ट, चेन मैजिक ब्लास्ट। मैंने बिना किसी रोक टोक के कई हाई लेवल मंत्र छोड़े। पूरी जमीन के नीचे की भूल भुलैया जोर से हिलने लगी। पूरे 1 मिनट बाद, घने घूमते हुए धुएं को ध्यान से देखने के बाद, मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। इससे तो उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था, है ना? मुझे बदलने की कोशिश इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मेरे होठों पर जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही धुआं छूटा, मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह विशालकाय व्यक्ति अभी भी शान से खड़ा था। उसके कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। एस्मोडियस ने हल्की सी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में मजाक का भाव था। अच्छा, तो ये बात है। तो इसीलिए प्राचीन जादू पर रोक लगाई गई थी। लगता है मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। डेमन किंग को वहां बिल्कुल सुरक्षित खड़ा देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। वह पूरी तरह बेअसर था। वह एक ऐसा जादू था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। फिर भी उसे यह बस गुदगुदी जैसा लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, डेमन किंग पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। वहां बस उसकी एक धुंधली परछाई रह गई। चारों तरफ से मुझ पर एक जबरदस्त डरावना दबाव पड़ा।
मेरे दिल में जान जाने का डर तेजी से फैल गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने छोटे हाथ हिलाए और बिजली की रफ्तार से हवा में इशारे किए। एनहांस डायनामिक विजन, स्टील स्किन। मैंने एक ही बार में खुद पर 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली बफ्स, शक्तियां इस्तेमाल किए और अपने शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस की। मेरा दिल, जो पहले डर से भरा था, अचानक आत्मविश्वास से भर गया। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मरो। पीछे हटने के बजाय मैंने पलटवार किया। काली रोशनी की एक लकीर बनकर मैं सीधे डेमन किंग की ओर झपटा। मुक्के और लातें जोर जोर से टकरा रहे थे। दो आकृतियां घने अंधेरे भूल भुलैया में जबरदस्त लड़ाई लड़ रही थीं। वे इतनी तेजी से हिल रहे थे कि नंगी आंखों से उन्हें देख पाना मुश्किल था। मेरी रफ्तार बिजली जैसी थी। हर मुक्के से सोनिक बूम, तेज आवाज पैदा हो रही थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मुझे लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस तरह की ताकत से मैं अपने नंगे हाथों से बेहेमोथ, एक विशाल राक्षस, के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। तो क्या मैं एक मामूली डेमन किंग को नहीं हरा सकता? मरो। अचानक मेरी पीठ पर मौजूद राक्षसी पंख पूरी तरह फैल गए और उनसे एक अजीब बैंगनी चमक निकलने लगी। रफ्तार बढ़ाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैंने काले जादू से लिपटी अपनी हथेली आगे बढ़ाई और बुरी तरह से एस्मोडियस के चेहरे की ओर झपट्टा मारा। दफा हो जाओ, मैं बहुत पास था। बस थोड़ा सा और मैं उस सुंदर चेहरे को तहस नहस कर सकता था। लेकिन अगले ही पल एक सैंडबैग के आकार का मुक्का पहले ही आ लगा और बेरहमी से मेरे चेहरे पर टकराया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। मेरे छोटे हाथ जोर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। फिर भी मैं एस्मोडियस के चेहरे से पूरे 20 सेंटीमीटर दूर था, जबकि उसका लंबा हाथ पहले ही निशाने पर लग चुका था। हवा में एक अजीब सा मोड़ लेते हुए मैं दूर जा गिरी और ठीक उसी काले क्रिस्टल वाले ताज पर जा टकराई। मेरे मुंह से दर्द भरी कराह निकली। जैसे ही मैंने रेंग कर बाहर निकलने के लिए खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, पहाड़ जैसा भारी वजन मेरी पीठ पर आ गिरा। एस्मोडियस ने अपना पैर सीधे मेरी नाजुक पीठ पर रख दिया था। एक घिनौनी, कुचलने वाली आवाज के साथ मैं पूरी तरह से उस क्रिस्टल वाले ताज में धंस गई। मेरे हाथ पैर फैल गए और मेरी पहले से ही छोटी स्कर्ट बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। दबी हुई और हिलने डुलने में असमर्थ, मैंने महसूस किया कि उसकी जबरदस्त ताकत के आगे मैं बेबस थी। मैंने दांत भींचकर पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन विरोध करना बेकार था। मेरे पास ऐसी ताकत थी जो दुनिया में सबसे ऊपर थी। तो फिर मुड़ने के बाद जिस पहले व्यक्ति से मैं मिली, उसे मैं हरा क्यों नहीं पाई? इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। बर्फ जैसी ठंडी जादुई तलवार मेरी दूध सी सफेद गर्दन पर सटा दी गई थी। यह घनी डार्क एनर्जी से बनी तलवार थी और एक भयानक जानलेवा इरादा तुरंत मेरे शरीर में फैल गया। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, जिससे मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। एस्मोडियस ने ठंडी आवाज में कहा, हार मान लो या मर जाओ। उसने अपने पैर का दबाव बढ़ाया और फिर मेरे नाजुक चेहरे को जोर से क्रिस्टल वाले ताज की ठंडी अंदरूनी दीवार पर दबा दिया। सोचिए, मुड़ते ही मुझे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी। एक गर्वित इंसान की आत्मा जिसे पैरों तले रौंद दिया गया। यह पूरी तरह से शर्मनाक था। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और मैंने मन ही मन कसम खाई, मैं इस आदमी को मार डालूंगी। एस्मोडियस ने मेरी खामोशी देखी। हार नहीं मानोगी? ठीक है। उसने काली तलवार ऊपर उठाई। हवा में एक भयानक सीटी जैसी आवाज गूंजी, मानो वह तलवार आत्मा को ही चीर सकती हो। तलवार को नीचे आते देख मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे पैर अकड़ गए। सम्मान, आत्मसम्मान, उस पल मैंने उन सबको ताक पर रख दिया। सिर्फ जिंदा रहना ही मायने रखता था। फिर मैंने घबराकर जमीन पर हाथ पैर पटके और रोती हुई बेबस आवाज में चिल्लाई, नहीं, मुझे मत मारो। फिर भी तलवार की धार तेजी से नीचे गिरी। बिल्कुल आखिरी पल में मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, मैं हार मानती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। ठीक है मास्टर, मेरी गलती थी। मौत की बदबू वाली वह काली तलवार मेरी गर्दन से बस 1 मिलीमीटर की दूरी पर अचानक रुक गई। मैं ताबूत में पड़ी हाँफ रही थी और मन ही मन हताशा में चीख रही थी, यह कैसी बेहतरीन कॉम्बैट पावर है। मैं अपने सामने आए पहले दुश्मन को भी नहीं हरा पाई। यह देखकर कि मैंने पूरी तरह से हार मान ली है, एस्मोडियस ने बेरुखी से नाक से हवा छोड़ी और उसके हाथ में मौजूद राक्षसी तलवार काले धुएं में बदल गई। तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम अपनी गलती मानती हो, तो अब से तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो। तुम मेरे खाने पीने, कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखोगी और साथ ही मेरी शारीरिक जरूरतों का भी। यह सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालों की बाढ़ सी आ गई। मैंने खास तौर पर बेहतरीन कॉम्बैट पावर मांगी थी, यह सोचकर कि दूसरी दुनिया में जाकर मैं एक अजय हीरो बनूंगी, लेकिन पहले ही दिन मुझे गुलामी करनी पड़ गई, और वो भी एक नौकरानी के तौर पर। साथ ही, क्या आप अपना पैर हटा सकते हैं? जहां आप पैर रखे हुए हैं वहां बहुत दर्द हो रहा है। अपने पैर के नीचे हल्का सा विरोध महसूस करके एस्मोडियस ने आखिरकार अपना पैर हटा लिया। फिर उसने मुझे ताबूत से ऐसे उठाया जैसे मैं कोई मामूली चूजा हूं। मैं चौंक कर चीख पड़ी और जल्दी से अपनी बिखरी हुई स्कर्ट ठीक की। भले ही मैं डरी हुई थी, लेकिन मुझमें उत्सुकता भी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और झिझकते हुए मैंने अपना छोटा सा हाथ उठाया। नौकरानी बनने से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? यह कौन सी जगह है? क्या यह आपका महल है? यह इतना डरावना क्यों लग रहा है? एस्मोडियस एक पल के लिए रुका। उसकी लाल आंखों में उदासी और नफरत की एक झलक दिखी। यह जगह एक पिंजरा है। एस्मोडियस, जो कभी सभी राक्षसों का सबसे बड़ा शासक था, उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह पाखंडी जातियों को डरा देता था। 300 साल पहले 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी जातियों ने मेरे खिलाफ एक घटिया गठबंधन बनाया था। राग्नारोक फॉर्मेशन बनाया, एक ऐसा जाल जिसका कोई हल नहीं था, ताकि वे मुझे एबिस डंजन की सबसे गहरी गुफा में कैद कर सकें। इस समय उसने अपना सिर घुमाया और ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, सदियों तक मैं गहरी नींद में अपनी ताकत बढ़ाता रहा और कुछ दिन पहले ही पूरी
तरह जागा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहना बहुत उबाऊ था और कैद तोड़ने में अभी भी समय लगेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए एक प्राचीन प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल किया। यह सुनकर सब कुछ अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी शुरू से ही वासना से भरा हुआ था, लगातार बच्चे पैदा करने की बात कर रहा था। पता चला कि उसने पूरे 300 साल से किसी औरत को नहीं देखा था। वह बस अकेलेपन और खालीपन में डूबा हुआ था। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं इससे जुड़ सकता हूँ। मैंने मन ही मन खुद को जोर से थप्पड़ मारा। पिछले जन्म में मैं बिल्कुल भोला भाला और रोमांटिक था। मैंने कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा था। तो फिर पुनर्जन्म लेते ही मुझे इसका सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं सदियों पुराने बुढ़े के साथ फंस गया हूँ। रोमांस का तो सवाल ही नहीं उठता। कम से कम वे मुझे कोई लड़की तो दे सकते थे। सांवली रंगत वाली खूबसूरत लड़की भी चल जाती। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। उस सफेद खाली जगह में देवी से की गई मेरी इच्छा मुझे याद आ गई। मैं हैंडसम बनना चाहता था, ताकतवर बनना चाहता था, विपरीत लिंग को आकर्षित करना चाहता था और अपनी जिंदगी में थोड़ा ड्रामा लाना चाहता था। लेकिन यह तो शुरू से ही हेल मोड निकला। मुझे खुद डेमन किंग से अपनी वर्जिनिटी बचानी थी। गुस्से और निराशा में मैंने अपने दांत भींचे। काश मैं सीधे स्वर्ग वापस जा पाती और उस मुस्कुराती हुई चालाक देवी के टुकड़े टुकड़े कर देती। लेकिन इससे पहले कि मैं यह सोच भी पाती, अचानक एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को जकड़ लिया। ईक! मैं चौंक कर चिल्लाई। मेरे नंगे पैर जमीन से ऊपर उठ गए जब एस्मोडियस ने मुझे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। डेमन किंग मेरे ऊपर झुका हुआ था। हमारी नाकें लगभग छू रही थीं। तो तुम क्या सोच रही हो? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? उसके जबरदस्त और दबाव डालने वाले सवालों का सामना करते हुए मेरे माथे पर पसीना आ गया। हमारे साइज में इतना बड़ा फर्क था कि दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल मुझे पूरा निगल जाएगा। इस नाजुक मोड़ पर मैंने खुद को मजबूर किया शांत रहने के लिए। मुझे बात बदलनी थी, बस समय निकालना था। यह सोचकर मैंने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई। सुनिए लॉर्ड डेमन किंग, अगर आप कभी सील तोड़कर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? एस्मोडियस, उसने एक ऐसा उपहासपूर्ण स्वर निकाला जो बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। जाहिर है यह बदले की भावना थी। उन लगभग दर्जन भर प्रमुख जातियों को पैरों तले रौंदना और फिर पूरी दुनिया पर राज करना, यह एक असली विलेन की सटीक परिभाषा थी। मैंने मन ही मन अपना माथा पीटा। मेरे मुंह में कड़वाहट भर गई। मैंने खुशामद भरी मुस्कान बनाई, मसाज हैमर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि इससे मेरा ध्यान कम भटकेगा और मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल एस्मोडियस ने अचानक हमला किया। उसने मेरी कोमल ठुड्डी को जोर से लेकिन एक खास अंदाज में पकड़ा। डेमन किंग की नजरें बर्फीली थीं। उसके लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। पुरानी नाकामियों ने उसे यह एहसास करा दिया था कि भगवान जैसी शक्ति होने के बावजूद चींटियों के झुंड से भी कोई हार सकता है। फिर एस्मोडियस की आंखों में अचानक जुनून की आग जल उठी। तो उसने तय कर लिया था कि वह सबसे शक्तिशाली संतान पैदा करेगा। सिर्फ वही जीव जिसकी रगों में उसका खून दौड़ रहा हो, उसके साथ खड़े होने के काबिल होगा। भविष्य में वह और उसकी आने वाली पीढ़ियां दुनिया पर राज्य करेंगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। इतनी सारी बातचीत के बाद बात घूम फिरकर बच्चों की पैदाइश पर ही आ गई। और सचमुच एस्मोडियस ने मेरे गाल पकड़ लिए और मेरे होंठों को सिकोड़कर आगे की ओर कर दिया। तो यह साफ था, मेरा मिशन उसके बच्चे पैदा करना था। चूंकि सील तो जल्द टूटने वाली नहीं थी, इसलिए समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। चलो अभी कर लेते हैं। बेहद डर के मारे मेरी आंखें फैल गईं। मेरे कमजोर हाथों ने उसके सीने पर जोर से दबाव डाला। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि छूट जाऊं। रुको, एक मिनट रुको, यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हमें पहले डेट पर नहीं जाना चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दोबारा जन्म लेते ही मैं अपनी वर्जिनिटी खो दूं। लेकिन तभी मेरे अंदर मौजूद सक्यूबस का खून अचानक पूरी तरह से बगावत पर उतर आया। डेमन किंग के डरावने प्रभाव से दबकर मेरा शरीर अपने आप ढीला पड़ गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और पूरी तरह से हार मान लेने का एहसास मुझ पर किसी लहर की तरह छा गया, जिसने तेजी से मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। अपने सामने उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर मुझे आकर्षण का एक अजीब सा एहसास भी हुआ। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना होश खो बैठूंगी। मेरी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। मैंने निराशा में आंखें बंद कर लीं और चुपचाप उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गई जो मुझे तहस नहस करने वाला था। उस पल में समय जैसे ठहर गया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। मैंने अपने होंठ को जोर से काटा। मेरे दिमाग में कई तरह की ऐसी तस्वीरें घूम रही थीं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी एक हल्की सी क्लैक की आवाज के साथ वह खुरदरा हिंसक अनुभव जिसकी मुझे आशंका थी कभी नहीं हुआ। उसने जरा भी आक्रामक हरकत नहीं की। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि एक बड़ा, गर्म और थोड़ा सूखा हथेली वाला हाथ धीरे से मेरे छोटे से हाथ को थामे हुए है। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच फिसलती हुई मजबूती और सुरक्षा के साथ मेरी उंगलियों में उलझ गईं। मुझे सुरक्षा का एक गहरा एहसास हुआ। मैं पूरे आधे मिनट तक उसी मुद्रा में जमी रही, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हूँ। जब मुझे पक्का हो गया कि अब और कोई हरकत नहीं होगी, तब मेरी लंबी पलकें फड़फड़ाईं और मैंने सावधानी से एक आंख खोली। मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी वह था एस्मोडियस का गंभीर और गरिमापूर्ण चेहरा। वह बहुत गंभीर लग रहा था, मानो कोई पवित्र रस्म निभा रहा हो। बिल्कुल सीधा खड़ा होकर उसने पूरे नेक इरादे के साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं थोड़ी देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन आखिरकार पूछ ही बैठी, लॉर्ड डेमन किंग, आप असल में क्या कर रहे हैं? एस्मोडियस ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगा जैसे उसे बुरा लगा हो कि मैं ऐसी साफ सी बात पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या उलझन है? जाहिर है हम बच्चा पैदा कर रहे हैं।